जैसे प्यार की कोई सरहद नहीं होती, वैसे ही पॉलिटिक्स की भी कोई बाउंड्री नहीं होती। कहां का मुद्दा कहां कैश कराया जाए, यह आप कह नहीं सकते। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके 2 आरोपी मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा को आज कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर आईएसआईएस से जुड़े होने का आरोप है। दोनों की गिरफ्तारी एनआईए और बंगाल पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में की है। ताहा और शाजिब कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले हैं। धमाके के बाद कोलकाता में छिपे हुए थे ये दोनों। इससे पहले एक आरोपी मुजम्मल भी बंगाल से ही पकड़ा गया था। अब इस पर पॉलिटिक्स समझिए। इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि ममता राज में बंगाल आतंकियों के लिए जन्नत बना हुआ है, तभी तो सारे आतंकी यहीं पर आकर छिपते हैं। और इस पर ममता बनर्जी ने भी काउंटर किया। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय ये क्यों नहीं बताते कि बंगाल पुलिस ने ही इन लोगों को इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। यह भी कहा कि बीजेपी अपने राज्यों का हाल देखे। तो राजनीति में आज बहस एक बड़े सवाल के साथ हम शुरू करते हैं। आज की बहस में पहला सवाल क्या है? आज की बहस में पहला सवाल यह है कि अगर ब्लास्ट बेंगलुरु में हुआ तो उस पर बंगाल में सियासत क्यों हो रही है? धमाका उधर, सियासत इधर क्यों हो रही है? यह आज का पहला सवाल है। बहस का दूसरा सवाल क्या है? ब्लास्ट और दहशतगर्दी पर वोटों की पॉलिटिक्स आखिर क्यों की जा रही है? यह तो पक्ष के लिए भी गंभीरता का मुद्दा होना चाहिए, विपक्ष के लिए भी गंभीरता का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति क्यों हो रही है? तो इसी पर हम एक गंभीर चर्चा करेंगे। इसके लिए बीजेपी से हमारे साथ प्रत्युष कंठ हैं और टीएमसी से स्वयं पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से क्या दावे किए गए हैं दिखाते हैं। आतंक और उग्रवादियों के साथ आपका हाथ हमेशा नजर क्यों आता है? ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है? एनआईए ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की तारीफ की है। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো। एनआईए के अधिकारी जब आतंकवादियों पर छापा मारने की कार्रवाई करते हैं तो एनआईए के अधिकारियों पर हमला होता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रत्युष कंठ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वयं पुरोहित प्रवक्ता है टीएमसी के। दोनों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आप दोनों को बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी बात कहने के लिए 2-2 मिनट का समय मिलेगा। मैं चाहता हूं बिना रोक टोक के आप लोग अपनी बात कहें। सबसे पहले प्रत्युष कंठ साहब इस बात का जवाब दीजिए कि आरोपी आतंक के कई जगहों से पकड़े जाते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से भी पकड़े गए, कुछ बंगाल से भी पकड़े गए, कुछ दूसरे राज्यों से भी पकड़े जाते हैं। आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बंगाल जो है वो जन्नत बन गया है आतंकियों के लिए? वो ऐसा है सर कि लोगों को पता होता है कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज देखिए कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में नहीं है, पता है कि बचेगा नहीं वहाँ पे। इसीलिए सर आप देखेंगे कि जितने जब लोकल पुलिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ममता बनर्जी ने लोकल पुलिस को वहाँ टूथलेस बना दिया है। वो एक टीएमसी के अंदर काम करने लगी है, तो जो पुलिस की जो हुनर होती है वो धीरे धीरे चली गई है वहाँ पे, और ये हम लोग देखते हैं बार बार। आप बताइए जहाँ सेंट्रल एजेंसी एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब पे अटैक होता है, बोड़े में पैसे पकड़े जाते हैं, फिर भी सिस्टम उनको बचाने आता है। आप बताइए इस हाल में हम लोग कैसे उसको विश्वास कर सकते हैं? और ये बताइए कि वहाँ का खुद एमएलए खड़ा होकर बोल रहा है कि अभी 26 तारीख जाने दो, फिर तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों को जो खिलाफ वोट देगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं हम लोग? आपकी पुलिस पावरलेस है क्योंकि उसको पॉलिटिशियंस कंट्रोल कर रहे हैं। चोरों का वहाँ पे भरमार हो रखा है, आप लोगों को डरा रहे हैं। आप याद करिए विधानसभा इलेक्शन हुआ था, आप याद करिए पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसके बाद खत्म होने के बाद बीजेपी के जितने वर्कर थे उन्हें इतना निकाल के मारा गया, हत्याएं हुई। बीजेपी ने रिपोर्ट जारी किया, 273 केसेस ऐसे हुए जिसमें लोगों को इतना लोगों के पीछे पड़े गए वो। तो भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा आज के दिन में कि वेस्ट बंगाल में कोई रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है।
आप एक क्रिमिनल के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं कि हम इसको सीबीआई को नहीं देंगे, हम इसको ईडी को नहीं देंगे, हम इसको एनआईए को नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? किस देश में ऐसा होता है? कहीं ना कहीं सुना है ममता बनर्जी ने एक अलग तरह की राजनीति वहां पे शुरू कर दी है। इसको लेके लोग इतना परेशान हो गए हैं वहां पे, और कहीं से भी उनको कोर्ट का रिलीफ नहीं मिलता है। आज तक ममता बनर्जी जितना बार कोर्ट गई हैं, कोर्ट ने बोला बिल्कुल गलत है, सीबीआई को दीजिए, एनआईए को दीजिए, तो कोर्ट से रिलीफ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन गुंडों में, टेररिस्टों में ये माइंड में चल रहा है कि भाई वहां जाएंगे तो सेफ रहेंगे, सिस्टम हमारे साथ रहेगी, वहां पे टीएमसी के वर्कर से जुड़ जाओ, आपका समय जो मजा करना है कर लो। प्रत्युष जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, अगली बारी में आपके पास आऊंगा। स्वयं पुरोहित, आपका समय यहां से शुरू होता है, जरा बताइए कि क्यों इस तरह से आप जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, और ये कह रहे हैं प्रत्युष कंठ कि बहुत सारे लोगों को संरक्षण मिला है, उन्होंने उदाहरण दिए, तो क्यों ना कहें कि वहां पर जन्नत बन गई? नहीं, देखिए, प्रत्युष जी को नहीं पता है कि एनआईए के ऑफिशियल्स ने यह बात कही है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कमांडेबल जॉब किया है। हमें जब पता चला 2 घंटे के अंदर में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो बेंगलोर बम कांड के अंदर में आरोपी है। नंबर 1। नंबर 2, बेंगलोर बम कांड को आप देखिए, उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है। एनआईए ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? आज तक जांच चल रही है एनआईए के अंदर में। तो ये जहां पे इनकी सत्ता नहीं है, जिन राज्यों में इनकी सत्ता नहीं है, वहां पर इस तरह का प्लांटेशन ये करते हैं। नंबर 2, आप बात करते हैं कि ये बचाने की बात है, शुभेंदु अधिकारी को कौन बचा रहा है? अभिजीत गांगुली जो जज है, जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लिया। एक और जज है जो उनको बचा रहे हैं, वो भी कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, मंथा जी। तो इस तरह के जो लोग हैं जो मिलते हैं भारतीय, तो ये तो पूरा देश के सामने क्लियर हो चुका है कि ये जो चुनाव अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है, मगर ये 200 पर भी गाड़ी टिकने वाली नहीं है। इनके पास में पश्चिम बंगाल में बूथ में बैठने के कर्मी नहीं है। ये एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब से लोगों को डरा रहे हैं। बूथ में बैठने वाले कर्मियों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये केंद्र की वाहिनी आकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना चाहती है। ये कैसा चुनाव है देश के अंदर में, जहां पे विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है? अगर ममता बनर्जी अगर गलत है, आप देखिए देश के अंदर में 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर में है आज। ये मैंने आज तक मेरे जीवन काल में कभी नहीं देखा कि जो मुख्यमंत्री है और उनके आज तक आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। जांच चल रही है, आप जांच के नाम पर आप टाइम बार्ड करिए ना, कौन मना करता है? आप जांच करिए, आपके जांच के अंदर में कोई रुकावट नहीं आती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, 2021 के चुनाव में इन्होंने बंगाल में आपकी बार 200 पार का नारा दिया, वहां पर ये फेल हो चुके हैं। यहाँ पे समय हुआ, प्रत्युष आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, पैसा नहीं देते, प्रत्युष आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन 2-3 सवाल बहुत छोटे हैं जो आपकी बात से निकल कर आए। आपने कहा कि एनआईए ने बंगाल पुलिस को क्रेडिट दिया जी। इसी एनआईए के बारे में आपकी मुख्यमंत्री की टिप्पणी यह है कि ये तो चॉकलेट बम फट जाए तो भी चली आती है। शाहजहां शेख 2 महीने तक, 2 महीने तक शाहजहां शेख जैसा आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तब ये छवि बनती है कि कोई तो संरक्षण कर रहा है ना। नहीं, उनके ऊपर में हाई कोर्ट की कैपिंग थी। आपको पता होना चाहिए, शाहजहां शेख के ऊपर में हाई कोर्ट की कैपिंग थी। जिस दिन वो कैपिंग हटी, 3 दिन के अंदर में गिरफ्तार हुआ शाहजहां शेख, और आज जेल के अंदर। आपको पता था ना शाहजहां शेख कहां छुपा हुआ है? ये बताइए, आपको पता था ना पार्टी के शुभेंदु अधिकारी आपको पता था ना, फिर ये क्यों कह रहे थे कि नहीं हमें नहीं पता है? आप कैपिंग बचा रहे थे शाहजहां शेख में अंदर में। सुनिए जी, आप कैपिंग बचा रहे थे शाहजहां शेख में, या फिर आपको ये पता नहीं था कि वो कहां छुपा हुआ है? छोटी सी बात, आप मेरी बात सुनिए ना, छोटी सी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में जज के सामने में आरोपी को गोली मार दी जाती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में देश की जनता को नहीं बताया जाता है, छुपा दिया जाता है। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ अब पूरा देश ने देखा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ये 1 साइडेड, 1 इंडिया, 1 नेशन और 1 पार्टी की बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी रहेगी पूरे देश के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी। या तो आप बीजेपी में आ जाओ, दूध के धुले हुए हो जाओ, अगर वो चाहे चोर हो, उचक्के हो, बलात्कारी हो, कोई भी लोग हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। और नहीं तो पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जाता है, और जहां पे इनकी सरकार नहीं है वहां पे अपने स्टेट्स पे जवाब नहीं देते। अभी आईएसआईएस का एक नेटवर्क निकला था पुणे में, और वहां से गिरफ्तार हुए बहुत से लोग। अब ये मत बताइएगा कि पुणे में किसकी सरकार है। तो जिस जगह पर मॉड्यूल चलेगा, एनआईए जाकर वहां पर पकड़ेगी। बेंगलुरु का ब्लास्ट होगा, अगर बंगाल में छिपेंगे तो एनआईए जाकर पकड़ेगी।
क्या आपको लगता है कि आप एक स्टेट को गैर वाजिब तरीके से टारगेट कर रहे हैं? सर मैं पहले पुरोहित जी का जवाब दे देता हूं। आप देखिए कितना खतरनाक बात ये बोल रहे हैं एनआईए को, जो एक सेंट्रल एजेंसी है, उसको बोल रहे हैं ये तो कहीं भी चली आती है। एनआईए को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसे ये सीबीआई, इनकम टैक्स, अब तो ये जुडिशरी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सिटिंग जजेस के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सोच रहे ममता बनर्जी डेमोक्रेसी को कहां लेके जा रही हैं? यही माइंडसेट है इन लोगों का कि जुडिशरी गलत, एजेंसीज गलत। भाई आप ये बताइए, कोई भी एफआईआर लॉन्च होता है, कोई एजेंसी भी करेगी तो पहले जाती है कोर्ट के पास ही ना, कोई थोड़ी कि कोई इंडिविजुअल चलाता है उसको। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से चलता है, पेनल कोड है, सीआरपीसी है, उसके तहत चलता है। ममता बनर्जी कहने पे नहीं चलता है। आप जुडिशरी को अटैक कर रहे हो, आप सेंट्रल एजेंसीज को अटैक कर रहे हो, आपको जो मन कर रहा है आप कर रहे हो। बस बोल रहे हो चोरों को हम यहां रहने देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के वर्कर, चाहे वो महिलाओं का रेप करें, हाँ, जो रेपिस्ट होगा, जो लोगों को तंग करेगा, उसको भी हम बचाएंगे। उसके लिए भी स्टेट जाएगी सुप्रीम कोर्ट। आज तक भारत के किसी भी स्टेट में जब से इंडिपेंडेंस मिला है, कोई स्टेट किसी क्रिमिनल के लिए को बचाने वाले लोग आरोपियों की बात ना करें ना। ये पहला बार देखने को मिल रहा है ये कि ये किस तरह से बिल्किस गानो को के आरोपियों को माला पहनाने वाले लोग, गोडसे को पूजने वाले लोग, इस देश के अंदर में गांधीवाद का विरोध करने वाले लोग ज्ञान दे रहे हैं टेलीविजन चैनल में बैठ करके। बिल्किस बानो को माला किसने पहनाई थी? उनके आरोपियों को, बिल्किस गानो के बलात्कारियों को माला किसने पहनाई थी? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में हमारे देश का माथा गौरवान्वित करने वाली साक्षी मलिक जब दिल्ली की सड़कों पर बैठी थी, उस समय ब्रजशरण सिंह जैसे नेता आज भी आपकी भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। आप बलात्कारियों के बारे में न बोले। प्रोटीन शेक के लिए उनको प्रपोज किया जाता था, आपको पता है? प्रोटीन शेक के लिए जो महिलाएं हमें गौरवान्वित करती है पूरे विश्व पटल पर, स्वयं जी उन महिलाओं के जवाब ले लीजिए के बारे में आपके जवाब ले लीजिए स्वयं जी। भी आवाज नहीं निकली। जी, मणिपुर के अंदर में नंगा घुमाया गया, स्वयं पुरोहित जी, प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, मगर इस तरह का जी जवाब ले लीजिए प्रत्युष जी। तो मेरा बोलने का मतलब है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अब जवाब नहीं लेंगे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। मगर ये गलत कैसे? अगर आप जवाब नहीं लेंगे सर तो डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। ये आपका पॉइंट आ गया, आपने कुछ उदाहरण दिए। प्रत्युष जी जवाब दीजिए। ममता बनर्जी जिस तरह से चला रही हैं, आप देखिए सर, एक भी इंडिया अलायंस का आदमी, कांग्रेस पार्टी एक वर्ड नहीं बोल रही है, एक शब्द नहीं सुनेगा आप उनको बोलते हुए कि ये गलत हो रहा है। हाँ, आज बताइए, अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं और टीएमसी के प्रवक्ता का जान जा रहा है, कौन जेल भेजा है? उसमें कितने सारे लोग जेल जा चुके हैं। अरे जो चोरी करेगा, जो किंगपिन होगा, वो तो जेल जाएगा ही ना, कैसे जेल से बच जाएगा? तो आप लोगों ने लिया। ये ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल नहीं है। देखिए आप ये डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर मैं भी इनको डिस्टर्ब करूंगा, तो ये डिबेट कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप सर बता दीजिए रूल क्या है डिबेट का। तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप इतने आप ये बताइए मुझ पर आके पहले बोलने तब जवाब दीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। पहले मुझे बोलने तो दीजिए आप। दोनों अपनी अपनी बारी में। पता है, मुझे पता है कि फिर मैं आऊंगा स्वयं साहब के बीच में बोलेंगे, दिक्कत होगी दोनों को। जी उत्तेजित मत होइए। जी बिल्कुल, मैं तो रूल फॉलो कर रहा था, ये नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। हाँ ठीक, कुछ आप बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आपको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप एक इश्यू को समझने की कोशिश करिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड जो इंडिया अलायंस के अंदर में, कभी आपने सुना है कोई डेवलपमेंट का बात करते हुए? कभी ये बोलते हैं कि आज बीजेपी आता है तो बताता है 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, 4 करोड़ लोगों को घर दिया है, हर 11 करोड़ टॉयलेट्स बने हाउस होल्ड के अंदर। हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है दिखाने के लिए। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स को बचाना और पॉलिटिक्स करना, तुष्टीकरण की राजनीति इज द ओनली थिंग जो ममता बनर्जी को समझ में आता है और टीएमसी को समझ में आता है। इसीलिए स्वयं पुरोहित आरोप यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं और इसके लिए क्रिमिनल्स को भी बचाना पड़े तो पीछे नहीं हटते। स्वयं पुरोहित
जी देखिए इन्होंने अभी दो बात की कि पहली बात की कि देश में 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी स्तर से ऊपर उठाया। मैं पूछना चाहता हूं 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। वो कौन लोग हैं? 71, मैं डाटा बोल रहा हूं, ये सरकारी डाटा है, आप पता कर लीजिएगा, ये पार्लियामेंट में पेश किए हुए डाटा है। 71 करोड़ लोग देश के अंदर में, 140 करोड़ की हमारी आबादी में से 71 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की, साल भर की आय 72,000 रुपए है, मतलब 6,000 रुपया महीने। 6,000 रुपया महीने वालों को ये बोल रहे हैं हम गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए कि देश के अंदर में जितना टैक्स कलेक्शन ये सरकार ले रही है, जितनी टैक्स की लूट ये कर रही है, जितना ईडी सीबीआई छोटे कारोबारी, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों को इतना डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, मगर उसके बावजूद लोग चुप है। ये धर्म का एक अंधा चश्मा लोगों के ऊपर में चढ़ा दिया है। ठीक बात, भैया जय श्री राम बोलिए, आप धर्म की बात स्वयं करते पुरोहित रहिए, आप ठीक बात कह रहे हैं, सब लोग लेकिन जरा पिछली सरकार का वो डेटा भी तो याद कीजिए। झंडा पकड़ लिया स्वयं पुरोहित, जरा पिछली सरकार का वो डेटा भी तो याद कीजिए जिसमें यूपीए की सरकार ये आकर बताती थी कि 32 रुपए रोज कमाने वाला गरीब नहीं है। स्वयं पुरोहित, मगर वो आदर्श घोटाले वाला व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में आता है तो ये चुप हो जाते हैं। आपको अगर 6,000 रुपए कमाने वाले 6,000 रुपए कमाने वाले लोग को आपको कह रहे हैं कि ये गरीब नहीं मानते, आप जरा बताइए पिछली सरकार ने ये बताया था कि नहीं? नहीं है। 32 रुपए गरीबी होंगे ना, 32 रुपए कमाने वाले को बोलती थी पिछली सरकार। क्या बोलिए हाँ या ना? अरे आप देखिए ये सब बात मत करिए। 6,000 में क्या होता है मुझे ये बताइए ना महीने में। मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। 71 करोड़ लोगों की एवरेज 30 का गुणा 32 में करेंगे तो 1,000 भी नहीं पहुंचेगा सर। 6,000 रुपए में क्या होता है? आप अपना परिवार चला पाएंगे क्या? मैं पूछना चाहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे प्रवक्ता से कि आप 6,000 रुपए महीने में अपना परिवार चला पाएंगे? कोई नहीं चला पाएगा। कैसी बात करते हैं? कोई नहीं चला पाएगा। 6,000 रुपए में परिवार नहीं चलता है कि यूपीए के समय में 34 करोड़ लोग राशन लेते थे, आज 80 करोड़ लोग 5 केजी राशन जी, एक आखिरी रिप्लाई आपका। ठीक, 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। सर इनको सिर्फ इतना समझाना है, मुझे इतना समझाना है इनको कि 2014 में हम फ्रेजाइल इकोनॉमी थे, आज वर्ल्ड के वन ऑफ द क्या हाल था हमारा, आपने अभी खुद डेटा दिया। आज हम चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बात इतनी सी थी कि क्या आतंकवाद पर राजनीति होनी चाहिए? हाँ, दूसरे के राज्य में कुछ गड़बड़ हो तो उस पर प्रश्न उठाना वाजिब है, लेकिन क्या पूरे स्टेट को इस तरह से एक चश्मे से देखना, क्या यह ठीक है? और क्या दूसरे स्टेट पर भी ऐसे ही आरोप लगाना, क्या यह भी ठीक है? अब आप लोगों को तय करना है कि क्या बेहतर विकल्प आपके सामने है।